नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो अंग्रेजी संविधान में अभिसमयों के महत्व और उसकी भूमिका को लेकर के बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अभिसमय का महत्व एवं भूमिका। हम जो पिछले वीडियो है उनमें दो चीजें देख चुके थे। एक तो देख चुके थे हम अभिसमयों का अर्थ, अभिसमयों का अर्थ देख चुके थे हम का अर्थ, इस पर चर्चा कर चुके थे। परिभाषा देख चुके थे। इसके अलावा अभिसमयों के पालन करने के कारण देख चुके थे। अभिसमयों के पालन करने के कारण, पालन करने के कारण इन पर हम चर्चा कर चुके थे, है ना, अभिसमयों में। और आज जो हम करने वाले हैं वो महत्वों पर चर्चा करेंगे। किस पर करेंगे? महत्व। अभिसमयों के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या क्या महत्व है अभिसमयों का। तो हम देखते हैं अंग्रेजी संविधान में अभिसमयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इंग्लैंड को अभिसमयों की शास्त्रीय भूमि कहा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? इंग्लैंड को क्या कहते हैं? इंग्लैंड को अभिसमयों की शास्त्रीय भूमि क्या कहते हैं? शास्त्रीय भूमि कहा जाता है। तो इंग्लैंड को अभिसमयों की शास्त्रीय भूमि कहा जाता है क्योंकि जो इंग्लैंड का संविधान है वो अभिसमयों पर ही आधारित है, अधिकतर अभिसमयों पर आधारित है, इसलिए अलिखित है। तो यहां तक भी कहते हैं कि संविधान के जन्म, जीवन और मरण ये तीनों अभिसमय पर निर्भर करते हैं। जो संविधान है उसका जन्म है, जीवन है और वो जो मरण की कहानी है, तीनों की कहानी किस पर डिपेंड है? अभिसमय पर है। तो इस बात का ध्यान रखना। यह भी कहा जाता है कि संविधान का जन्म, जीवन और मरण अर्थात बर्थ, लाइफ एंड डेथ क्या है? अभिसमय है। अभिसमय के अनुसार है। अब इन बातों से हमें पता चल जाता है कि अभिसमय कितने महत्वपूर्ण है अंग्रेजी संविधान के लिए। इनकी बहुत सारी विशेषताओं की बात की जा रही है, बहुत सारे महत्व बताए गए हैं। एक एक करके हम महत्वों की बात करते हैं। देखिए, एक तो संविधान में जितनी भी विशेषताएं हैं, अधिकतर विशेषताओं का जो आधार है वो अभिसमय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संवैधानिक जो विशेषताएं हैं जो आज हमें दिखाई देती है अंग्रेजी संविधान में, उनका जो आधार है, उनका जो बेस है वो क्या है? अभिसमय है, वो परंपराएं हैं। तो पहला पॉइंट हम यहां पर महत्व के रूप में इंगित कर सकते हैं दर्शाते हुए। फर्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं संविधान की विभिन्न विशेषताओं का आधार अभिसमय है। अभिसमय संविधान की विशेषताओं का आधार है। विशेषताओं का आधार या संविधान की विशेषताओं का आधार है। जितनी विशेषताओं का मतलब विभिन्न विशेषताएं, कोई एक नहीं, बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं। जैसे संविधान की पहली विशेषता क्या है? अगर हम बात करते हैं, किसी से भी पूछो
आप ये पूछोगे कि अंग्रेजी जो संविधान है, जो इंग्लैंड का संविधान, जो ब्रिटिश संविधान है, उसकी क्या विशेषता है? पहला वो कहेगा कि उनका संविधान एक अलिखित संविधान है, अनिर्मित संविधान है, और जिसका पूरा श्रेय किसको जाता है? इन अभिसमयों को जाता है। तो अभिसमयों को जाता है, तो हम कह सकते हैं विशेषता का आधार क्या हो गया? अभिसमय हुआ कि नहीं हुआ? तो हम कह सकते हैं यहां पर इसी पॉइंट में अगर हम चर्चा करते हैं तो हम स्पष्ट कहते हैं कि संविधान की एक विशेषता अलिखित और अनिर्मित संविधान है, जिसका श्रेय किसको जाता है? अभिसमय को जाता है। संविधान की अलिखित व अनिर्मित विशेषता अभिसमयों पे ही है। का श्रेय अगर हम देंगे तो किसको देंगे? इसका श्रेय हम, इसका जो श्रेय अगर आप देंगे तो देंगे किसको? अभिसमय को। श्रेय अभिसमयों को जाता है। तो संविधान की जो विशेषता है अलिखित और अनिर्मित, उसका श्रेय किसको जा रहा है? अभिसमय को जा रहा है। अगर हम दूसरी बात करें, संसद की सर्वोच्चता की बात करते हैं। संसद क्या है? सर्वोच्च है, सुपरिवर्तनशील संविधान है, संसदात्मक कार्यपालिका है, एक मिश्रित शासन व्यवस्था है वहां पर, तो उनका भी श्रेय किसको जाता है? अभिसमय को जाता है। तो हम उनकी भी चर्चा यहां पर कर सकते हैं। मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं, आपको वो ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, है ना? तो अपन यहां मैं लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, कुछ चीजें लिख देता हूं, उनको डिस्कस करेंगे। और विशेषता लिख रहा हूं मैं संविधान की, जिनका आधार अभिसमय है, तो हम कह सकते हैं संसद की सर्वोच्चता। नंबर 1 करें तो संसद की सर्वोच्चता। पहली बात हम बात करें सुपरिवर्तनशील संविधान, जब हमने पढ़ा सुपरिवर्तनशील संविधान, है ना? ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता लिखते हैं। तीसरी क्या है? संसदात्मक कार्यपालिका। संसदात्मक कार्यपालिका। मिश्रित शासन स्वरूप, अर्थात मिश्रित शासन। ये सब जो अभी विशेषताएं लिखी है मैंने ये संविधान की, ये किस पर आधारित है? अभिसमयों पर आधारित है। किस पर आधारित है? अभिसमयों पर आधारित है। किस तरह आधारित? अगर हम संसद की सर्वोच्चता की बात करते हैं, हम कहते हैं इंग्लैंड की संसद सर्वोच्च है, उसके आगे कुछ नहीं है। तो उसको संसद की सर्वोच्चता को कहीं संविधान में लिखा नहीं गया है, उसको बनाया नहीं गया इस तरीके का। ये अपने आप परंपरा से विकसित हुई है, अभिसमयों के कारण है। और संविधान में इजीली जो परिवर्तन करने की, जो साधारण बहुमत से वहां परिवर्तन हो जाता है। किसी भी अमेंडमेंट अगर करना है, कोई विधेयक को कोई चेंज करना है, कोई परिवर्तन करना है, तो वो सुपरिवर्तनशील है। ये विशेषता है ब्रिटिश संविधान की। और ये ब्रिटिश संविधान की जो विशेषता है, इसको इस तरह बनाया नहीं गया है, ये अपने आप परंपरा और अभिसमयों से आई है। ये चलती आ रही हमारी परंपराएं हैं, उनकी परंपराएं इस तरीके की कि उन्होंने इस तरीके का फॉलो करते आ रहे हैं, तो बहुत इजीली वो परिवर्तन कर देते हैं अपनी चीज में। और संसदात्मक कार्यपालिका हमने देखा, संसदीय शासन को उन्होंने अपनाया। मिश्रित शासन वहां पर है, तो ये बनाया कि किसी ने मिश्रित शासन नहीं, अपने जो सम्राट था उसकी उत्पत्ति हुई जब दो कबीलों में झगड़ा हुआ, और जो
शक्तिशाली समुदाय था उसने कम शक्तिशाली समुदाय पर शासन करना शुरू कर दिया, तो सम्राट का पद वहां से सृजित हो जाता है। और जब सम्राट का पद सृजित हो गया तो कुछ समय बाद जब कर लगाने की आवश्यकता महसूस हुई तो कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया और वहां से ही हमने देखा सदनात्मक व्यवस्था का जन्म होता है संयोग के कारण। और उसके बाद जो सम्राट है उन्होंने उनकी अध्यक्षता, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना छोड़ दिया, तो एक प्रधानमंत्री का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं वहां पर और कुलीनों की जगह है, तो कुलीन तंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र तीनों विशेषताएं इस मिश्रित शासन में मिलती है। तीनों विशेषताएं वहां पाई जा रही है ना। तो तीनों विशेषताएं हैं मिश्रित शासन का। तो इसका आधार क्या है? इसका जो आधार है, अगर हम बात करें, यहां पर राजतंत्र है, यहां पर कुलीन तंत्र है और यहां पर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। इसका जो आधार है वो क्या है? अभिसमय है, अभिसमय पे है इसका आधार। तो ये विशेषताएं हैं और ये संविधान में जो इजीली परिवर्तन हो रहा है, ये विशेषता है। संसद की सर्वोच्चता की बात है, ये लिख करके नहीं दी गई है, ये अभिसमय पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं कि अभिसमय संविधान की विशेषताओं का आधार है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण बात है, अभिसमयों का महत्व को दर्शाती है, अभिसमयों की भूमिका को दर्शाती है। दूसरे पॉइंट को लेकर के चर्चा करेंगे, संविधान के विकास में सहायक। अगर हम बात करें संविधान के विकास की, तो संविधान के विकास में महत्वपूर्ण सहायता की है अभिसमयों ने। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगर कहीं भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हो, मैं उसको दोबारा क्लियर करूंगा आपके लिए। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है संविधान के विकास में सहायक। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, संविधान के विकास में सहायक। जो ये अभिसमय है ये संविधान के विकास में सहायक है, क्योंकि जो संविधान है उसका जो विकास है वो अचानक नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। तो अंग्रेजी शासन है वो धीरे धीरे विकसित हुआ है। पहले राजतंत्र था, राजतंत्र से परिवर्तित हुए जनतंत्र पे आया। तो ये नहीं है कि राजतंत्र वालों ने लिख के दे दिया कि नहीं अब ये जनतंत्र है, लिख के नहीं दिया। ये धीरे धीरे विकास का परिणाम है। और जो विकसित जो हुआ है, और जो विकसित हुआ है वो किन के आधार पर हुआ है? वो परंपराएं बनती चली आई है, परंपराओं के आधार पर हुआ है। तो ये जो परंपराएं हैं, ये परंपराएं संविधान में के विकास में सहायक रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी संविधान है, अंग्रेजी संविधान धीरे धीरे परंपराओं पर विकसित होता गया है, विकसित होता गया है। दूसरी बात अगर हम करें, देखिए आपने देखा होगा जब अमेरिका की बात करें, हम फ्रांस की बात करें, वहां पर जो परिवर्तन आया था किस तरह आया था? रक्तपूर्ण क्रांतियां हुई थी वहां पर। लेकिन जब यहां परिवर्तन आया, ब्रिटेन की बात करें, वहां परिवर्तन किस आधार पर आया? शांतिपूर्ण तरीके से आया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आया। तो उसका परिवर्तन का कारण क्या था? क्योंकि ये परंपराएं थी, वहां परिवर्तन लाया नहीं गया, आ गया। परंपराओं के अभिसमयों के कारण आया। सम्राट, और जो सम्राट होता है वो जो लोकसभा होता है उसके बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। ये परंपराएं विकसित हुई है। वहां पर मंत्रिमंडल होता है, वो जब तक रहता है शासन में
जब तक कि उसे लोक सदन में विश्वास प्राप्त है। ये कहीं लिखा नहीं गया है, ये परंपराओं पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं इस तरह संविधान को पुष्ट किया गया है, संविधान का विकास किया गया है, संविधान में ये सहायक है। तो हम कह सकते हैं अंग्रेजी संविधान। तो इनकी बातों को हम यहाँ पे नोट कर देता हूं आपके लिए। तो देखिए हम देखते हैं कि जो सम्राट है, सम्राट, लोक सदन या लोकसभा कह सकते हैं हम, लोक सदन में बहुमत दल के नेता, सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। अब ये क्या है, बनाता है, ऐसा नहीं है बनाना है, लिखा नहीं गया, ये परंपराएं चलती आ रही है कि जो लोक सदन में बहुमत जिसको होगा उसी दल के जो नेता होगा उसको क्या बना दिया जाएगा, प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। और इसके अलावा जो ये मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल है वो तब तक काम करेगा जब तक कि उसे लोक सदन में विश्वास प्राप्त है। मंत्रिमंडल जब तक कार्य करेगा अर्थात सत्ता पे रहेगा, सत्ता में रहेगा जब तक कि लोक सदन में विश्वास प्राप्त है। देखिए तो हम कह सकते हैं जो मंत्रिमंडल है जब तक कार्य करेगा जब तक कि उसे क्या है, सत्ता में जब तक बना रहेगा लोक सदन में विश्वास है उसे। और जो प्रधान सम्राट है जो लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चयन करता है, ये क्या है, ये सब परंपराएं हैं। ये क्या है, परंपरा है। ये परंपरा चलती आ रही है और ये परंपराओं ने संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, इसके विकास में सहायक रही है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान के विकास में सहायक है अभिसमय। इसके अलावा विकास में सहायक ही नहीं, उसको आगे ले जाने में, उसको क्रियान्वयन करने, उसको कार्य रूप में परिणित करने में अगर कोई सहायता प्रदान करता है तो अभिसमय करता है। अगर अंग्रेजी संविधान की अगर हम बात कर रहे हैं तो संविधान को क्रियान्वयन में अभिसमयों का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ी भूमिका है। उसके संदर्भ में बात करते हैं। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए इसको आप नोट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट की बात करें, देखिए अगर हम तीसरे पॉइंट की ओर जाते हैं तो अंग्रेजी संविधान के क्रियान्वयन में सहायक है, हम ये बात कह सकते हैं या अंग्रेजी संविधान का क्रियान्वयन करता है। कुछ भी आप लिखिए, अंग्रेजी या ब्रिटिश संविधान लिख सकते हो। संविधान का क्रियान्वयन, देखिए किस तरह करता है अंग्रेजी संविधान का क्रियान्वयन। देखिए अंग्रेजी संविधान को जो क्रियान्वयन रूप देने के लिए यह परंपरा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो हम कह सकते हैं अंग्रेजी संविधान को, अंग्रेजी संविधान के क्रियान्वयन में अभिसमय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पहली बात। इसके अलावा अगर हम बात करें संसद द्वारा पारित कानून, संसद द्वारा पारित कानून किसके द्वारा स्वीकृत किया जाता है, सम्राट के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। और ये जो स्वीकृति का है, ये जो क्रियान्वयन का कार्य है, स्वीकृति का कार्य सम्राट के द्वारा एक परंपरा पर ही आधारित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर सम्राट के द्वारा, सम्राट द्वारा संसद द्वारा निर्मित कानून को स्वीकृति दी जाती है, स्वीकृति दी जाती है।
तो कानून निर्माण अर्थात संविधान का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा? कानून निर्माण होना किसके द्वारा चाहिए? संसद के द्वारा होना चाहिए। तो होता है कि नहीं होता है? नहीं तो पहले क्या था, धीरे धीरे सम्राट ने अपनी जो शक्तियां हैं वो संसद को दे दी परंपरा के रूप में उनके। और आप परंपरागत रूप से देखें, चाहे सम्राट है, एक बार सम्राट को सर्वोच्च पद दिया गया है तो सम्राट के पास स्वीकृति के लिए जाएगा ही जाएगा, जिससे सम्राट का सम्मान बना रहे और अंग्रेजी संविधान है ये क्रियान्वयन इजीली रूप से हो सके। और कानूनी और राजनीतिक संप्रभु दोनों में सामंजस्य जो आया है वो सामंजस्य इन परंपराओं के आधार पर आया। हम कह सकते हैं यहां पर कानूनी एवं राजनीतिक संप्रभु। राजनीतिक संप्रभु, संप्रभु का मतलब है जिसमें जिसकी सर्वोच्चता है। राजनीतिक रूप से अगर हम बात करते हैं सर्वोच्चता किसकी? सम्राट की है। मैं दोनों की इच्छाओं का क्या है? दोनों की इच्छाओं में समन्वय, इच्छाओं में समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? इधर संसद भी खुश, उसके द्वारा मान्य कानून, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को स्वीकृति मिलती है। इधर सम्राट खुश क्योंकि उसके द्वारा स्वीकृति दी जाती है। और दोनों में सामंजस्य बना हुआ है और इन सामंजस्य के पीछे जो है वो ये अभिसमय है। इस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं कायम हो गई। इसके अलावा जो संसदीय शासन है उसका अगर संचालन है ना, उसके अंदर भी ये परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। किस तरह करती है उसकी बात करते हैं। देखिए, आप इसको उतार सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। तीन पॉइंटों पे चर्चा कर चुके हैं, चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। संसदीय शासन का सुचारू अगर संचालन करना है ना, तो उसमें जो परंपराएं एक अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। चौथा पॉइंट है संसदीय शासन को सुचारू रूप से संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका अभिसमयों की पाई जाती है। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अभिसमयों की होती है। इसमें परंपराएं सहायक होती है। संसदीय में परंपराएं सहायक होती है। अगर हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल कोई भी नीति बनाता है, कोई भी नीति का निर्माण करता है या कोई वित्त विधेयक लेके आता है मंत्रिमंडल के द्वारा, तो संसद के द्वारा उसे क्या किया जाता है? मान लो नहीं माना गया, मान लो नहीं माना गया, संसद उसको स्वीकार नहीं करती है। अगर हम बात करें कि मंत्रिमंडल क्या लेके आया है? मंत्रिमंडल द्वारा कोई विधेयक, कोई वित्त विधेयक ओब्लिक नीति यदि संसद क्या कर दे? अमान्य कर दे, संसद नहीं माने या स्वीकृति ना दे, कोई वित्त विधेयक किसके द्वारा लाया गया? मंत्रिमंडल के द्वारा लाया गया कोई वित्त विधेयक, और उसको संसद नहीं माने या स्वीकृति ना दे, है ना, तो क्या होगा? मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ये एक तरह की परंपरा बनी हुई है। मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा? मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे देगा अपना। तो एक तरीके से कितना अच्छी परंपरा डेवलप हुई है कि मंत्रिमंडल पर एक तरीके से शिकंजा कसने का काम संसद के द्वारा किया जाता है कि कहीं सत्ता भटक ना जाए। और जब तक विश्वास में है जब तक ही मंत्रिमंडल सरकार में है, अन्यथा उसको छोड़ना पड़ता है। और इसके अलावा यही नहीं, बहुत बार अगर लोक सदन के लोग ये चाहें कि हम इसके ऊपर
पूरा का पूरा मंत्रिमंडल पर अधिकार कर ले, हम चाहें वैसे ही चले, तब भी प्रधानमंत्री राजा को कह करके उसको मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। अगर मंत्रिमंडल भंग हो जाती है तो पूरा ही चुनाव दोबारा होता है और लोकसभा को व्यर्थ में ही, लोकसभा जो व्यर्थ में अगर मंत्रिमंडल का विरोध करने की सोचे तो वो सोच नहीं सकती, क्योंकि उन्हें भी अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर एक बहुत अच्छी परंपरा यह है कि देखिए प्रधानमंत्री सम्राट से कह करके या राजा से कह करके, राजा से कहकर लोक सदन को भंग करवा सकता है। इससे क्या फायदा है? जो लोक सदन के लोग हैं, लोक सदन व्यर्थ में क्या नहीं करती? मंत्रिमंडल का विरोध नहीं करती। व्यर्थ में मंत्रिमंडल का विरोध नहीं करती। व्यर्थ में नहीं करती कि हाँ आए दिन ही मंत्रिमंडल का विरोध करने लग जाए, ऐसा नहीं करती। क्यों? कि अगर मंत्रिमंडल का विरोध किया आपने, हर बात में आप अड़ंगे लगाने लगे, तो क्या होगा? आपको राजा के द्वारा प्रधानमंत्री राजा से कहेगा कि आप इस लोक सदन को भंग कर दीजिए, और इन जो लोक सदन है उसको अपने पद छोड़ना पड़ेगा, उन लोगों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो व्यर्थ में भी उनको परेशान नहीं किया जा सकता। एक बहुत अच्छी परंपरा जो विकसित हुई है, ये परंपरा क्या है? संसदीय शासन को एक बल प्रदान करती है। संसदीय शासन का रूल ये है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। ये संसदीय शासन की पहली विशेषता मानी जाती है, और ये विशेषताओं को, ये परंपराएं, ये विशेषताओं को ये अभिसमय दर्शाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभिसमयों की एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर पाई जाती है। तो यहां पर स्पष्ट हमको नजर आता है कि अभिसमय कितने महत्वपूर्ण है अंग्रेजी संविधान के लिए, और संसदीय शासन में कितना स्मूथली उसको संचालन के लिए, उसको सुचारू संचालन के लिए एक आवश्यक है। तो परंपराएं सहायक है। नेक्स्ट का बात करते हैं, पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। देखिए, अगर हम पांचवें पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, पांचवें पॉइंट की तरफ, प्रशासनिक कार्यों का लचीलापन। प्रशासनिक कार्यों में जो लचीलापन है वो इन परंपराओं के आधार पर ही तो है। तो हम कह सकते हैं प्रशासनिक कार्यों का लचीलापन। देखिए, प्रशासनिक कार्यों का लचीलापन, तो प्रशासनिक जो कार्य हैं, है ना, उनका लचीलापन कैसे पाया जाता है? देखिए, कानून का निर्वाह की तुलना में परंपराओं के निर्वाह को थोड़ा सा निर्वाह में बचा जा सकता है। भाई, कानून का निर्वाह तो करना ही करना पड़ता है, वो तो लिखित है, लेकिन परंपराओं के निर्वाह में थोड़ा आप रिलैक्सेशन दे सकते हो, आप बच सकते हो, जिससे एक लचीलापन आ जाता है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में, जिससे वहां के प्रशासन संबंधित जो संकट आते हैं वो टल जाते हैं। उसी एक संकट की हम बात करने वाले हैं, उसी एक संकट की हम बात करेंगे। तो हम यहां पे पहले ही लिख लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि कानून निर्वाह में, है ना, तो कानून निर्वाह में अगर कानून का पालन करने में, आप पालन समझ लीजिए कि कानून के पालन करने तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन परंपराओं का पालन करने से बचा जा सकता है ना। तो हम लिख सकते हैं कानून निर्वाह की तुलना में परंपरा निर्वाह से बचा जा सकता है। अब किस तरह बचा जा सकता है?
उसकी हम बात करते हैं। देखिए, विदेश मंत्रालय एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है ना। आप भी मानते हो जो विदेश मंत्री होते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। और ये कहा जाता है कि वहां पर लॉर्ड सभा के जो पदाधिकारी है, लॉर्ड सभा के जो सदस्य है, उनको विदेश मंत्रालय नहीं दिया जाता। ये परंपरा है वहां की। क्या परंपरा है? देखिए, परंपरा ये है कि जो विदेश मंत्रालय है अर्थात महत्वपूर्ण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तो केवल विदेश मंत्रालय की बात नहीं है, यहां हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण मंत्रालय, महत्वपूर्ण मंत्रालय। इन मंत्रालयों में ये परंपरा है कि इन मंत्रालयों में, विशेष मंत्रालयों में लॉर्ड सभा के सदस्यों को मंत्री नहीं बनाया जाता, सदस्यों को मंत्री नहीं बनाया जाता। ठीक है। अब विदेश जो मंत्रालय है एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, और महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है उनमें लॉर्ड सभा के सदस्यों को मंत्री नहीं बनाया जाता। लेकिन 1960 में एक ऐसा संकट आ गया था कि लॉर्ड सभा के सदस्य को मंत्री बनाना जरूरी हो गया था। अब अगर कानून होता ये इस तरीके का तो उसमें परिवर्तन करना संभव ही नहीं था, उसका निर्वाह करना जरूरी था। लेकिन यह परंपरा थी, इसलिए इससे बचा जा गया। 1960 में क्या किया गया? देखिए, 1960 में क्या किया गया कि जो हैरोल्ड मैकमिलन है, हैरोल्ड मैकमिलन, इस हैरोल्ड मैकमिलन ने लॉर्ड होम को विदेश मंत्री बनाया या विदेश मंत्रालय सौंप दिया, मंत्रालय दे दिया, जो कि लॉर्ड सभा का सदस्य था, लॉर्ड सभा का सदस्य था। ये लॉर्ड सभा का सदस्य था, इसके बावजूद भी इसे क्या दे दिया? विदेश मंत्रालय दे दिया। अब आप देखिए, परंपराओं को के आधार पर, अगर ये परंपरा थी ना इसलिए बदल दी, उस परंपरा को चेंज कर दी। अगर ये कानून रहा होता तो निर्वाह करना जरूरी हो जाता, संभव नहीं होता। और जो ये संकट आया था, इस संकट से क्या पाली? मुक्ति पाली। इस संकट से क्या पाली? मुक्ति पाई या नहीं पाई? किसके कारण? अभिसमयों के कारण। तो हम कह सकते हैं जो ये अभिसमय है प्रशासनिक कार्यों में लचीलापन लेके आते हैं। अगर प्रशासनिक कार्यों में कहीं पर भी मतभेद और अगर कहीं समस्याएं आती है तो एक लचीलेपन के कारण उस संकट से उभरा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभिसमयों का एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं अभिसमय अंग्रेजी संविधान में। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, छठे पॉइंट को लेकर के चलते हैं। ये आप नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, छठे पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं, देखिए जो विरोधी दल हैं वो भी, उनकी भी मान्यता अभिसमयों पर आधारित है। विरोधी दल भी अभिसमयों को सम्मान देते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं विरोधी दलों की मान्यता भी अभिसमयों पर आधारित है। तो विरोधी दल है, उनकी जो मान्यता है वो भी अभिसमयों पर आधारित है। इसी कारण से जो शासक दल है वो हमेशा विरोधी दल का सम्मान करता है। किस कारण से? इसी कारण से भाई, इसी कारण से
शासक दल विरोधी दल का हमेशा सम्मान करता है, क्योंकि वहां जो परंपराएं और अभिसमय है उनकी जो मान्यता है उनको विरोधी दल मानते हैं और उन मान्यताओं पर किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। तो हम ये कह सकते हैं मान्यताओं पर विरोधी दल प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। आप समझ गए होंगे मतलब, अर्थात इनमें अगर कहीं मान्यताओं की बात आती है, इस तरह की बात आती है, तो वो सत्तारूढ़ दल का सहयोग करते हैं, न कि विरोध करते हैं। तो इस कारण से मान्यताओं में, क्योंकि वो खुद मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, अभी समय में विश्वास रखने के कारण जो सत्ता दल है वो भी विरोधी दल का क्या करता है, सम्मान करता है। ठीक है। इसके अलावा शासन कार्य को उन्नत बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है अभी समय की। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर हमको बात करनी चाहिए। तो ये हो गया। 7वें पॉइंट की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है 7, जो कि पूरा सार है अभी समय के महत्व और भूमिका के सार को दर्शाता है। अगर हम बात करते हैं 7 पॉइंट की, देखिए 7 पॉइंट की अगर हम बात करें तो शासन कार्य को उन्नत बनाता है। क्या करता है, अभी समय शासन कार्यों को उन्नत बनाता है। क्या बनाता है, उन्नत बनाता है। उन्नत किस तरह बनाता है, देखिए विधेयक है, उस पर 3 वाचन किए जाते हैं। ये एक परंपरा बनी हुई है। नंबर 1 परंपरा के रूप में विधेयकों पर 3 वाचन किए जाते हैं। कितने वाचन होते हैं, 3 वाचन होते हैं। अभी अगर 3 वाचन होंगे किसी भी चीज के ऊपर, कितने वाचन होंगे, 3 जब वाचन होंगे तो हम कह सकते हैं कि जो विधेयक आएगा ये क्या होगा, दोष मुक्त होगा। होगा कि नहीं होगा, दोष मुक्त है भाई। जब 3-3 बार इस पर वाचन हो गया, 3-3 बार इसके ऊपर डिस्कस हो चुका है, हम देख चुके हैं, तो ये दोष मुक्त होना ही होना है। फिर कहां इसके अंदर कमी रह जाएगी, इस पर कोई कमी नहीं रहेगी। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये दोष मुक्त बनाने के एक बहुत अच्छी परंपरा चल रही है कि इस पर लगातार वाचन हुए, 3 बार वाचन किया। इससे क्या हो गया, शासन के कार्य उन्नत हुए कि नहीं हुए, कहीं किसी तरह की कमी नहीं रहेगी, परंपरा बन गई। और ये सिर्फ किस बार, अगर कानून होता तो 1 बार हो गया वाचन, छुट्टी, साहब बता दिया आपको, अब ये कानून पर साइन कीजिए। लेकिन ये परंपरा बनी हुई है और ये परंपरा ने वहां के शासन कार्य को उन्नत बनाया, संविधान को उन्नत बनाया। इसके अलावा जो लाड सभा है ना, ये लाड सभा हम जानते हैं न्यायिक कार्य करती है भाई। लाड सभा के सदस्य क्या करते हैं, न्यायिक कार्य करते हैं ना। अब ये बताओ, सभी सदस्य न्यायिक कार्य करने में सक्षम है क्या, नहीं है ना। सभी सदस्य न्यायिक कार्य में सक्षम नहीं है। तो एक परंपरा वहां पर डेवलप है। जो परंपरा क्या डेवलप है, वहां केवल कानूनी लार्ड ही न्यायिक कार्यों में भाग लेंगे। क्या है, केवल जो परंपरा डेवलप है, परंपरा, ये परंपरा क्या है वहां पर, केवल कानूनी लार्ड ही, केवल कानूनी लार्ड ही न्यायिक कार्यों में भाग लेते। अब जो कानून को समझता है वही न्यायिक कार्य में भाग लेता है। तो आप बताइए शासन कार्य उन्नत होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है अभी समय ने, संविधान के महत्व को बढ़ाया है। संविधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अलावा लोक सदन का जो अध्यक्ष होता है, अब देखिए अध्यक्ष की बात करें
ऊपर लिख देता हूं ये तीसरा पॉइंट में, है ना, इसको मिटा रहा हूं, इसकी जगह लिख रहा हूं थर्ड पॉइंट। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, अब देखिए लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा साहब, जो लोक सदन है का अध्यक्ष निर्दलीय बनेगा, जिसका कोई दल नहीं है वो बनेगा साहब। अब बताइए कितनी अच्छी परंपरा डेवलप कर रखी है इन लोगों ने। यहां तो अध्यक्ष पद बनने के लिए रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ निर्दलीय बनेगा साहब। कोई भी ना तो विरोधी दल का बनेगा ना सत्ता दल का बनेगा, यहां तो निर्दलीय बनेगा। निर्दलीय बनेगा तो इसका मतलब है किसी भी तरीके का कहीं पर भी किसी भी मन मुटाव नहीं होगा, कहीं कोई आपसी हित नहीं टकराएंगे, कोई विवाद नहीं होगा। तो कितनी अच्छी एक मान्यता, एक परंपरा यहां डेवलप कर रखी है इन्होंने लोक सदन के अध्यक्ष के रूप में। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर कि अभिसमयों का बहुत बड़ी भूमिका अभिसमय यहां पर अदा करते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, 7 पॉइंट, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षक। देखिए चाहे सरकार किसी की रहे, सत्ता में कोई सा भी दल आए, लेकिन जो परंपराएं बनी हुई है उन परंपराओं के आधार पर उनको सभी मान्यता देते हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं। और जब सम्मान करते हैं तो वहां पर अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षण होता है। अगर सत्ता में हमेशा बहुसंख्यक आते हैं, आप जानते हो क्या होते हैं, बहुसंख्यक आते हैं। अगर बहुसंख्यक क्या हो जाए, अत्याचारी हो जाते हैं। अत्याचारी हो जाते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना। तो वो क्या करेंगे, वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे। लेकिन ये अत्याचार हो नहीं सकता ब्रिटेन में, क्योंकि वहां पर इस तरह की परंपराएं बनी हुई है और परंपराएं उन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करती है। और ये चाहे बहुसंख्यकों का शासन आए, चाहे किसी का भी शासन आए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तो होनी है, क्योंकि उनका रक्षक कौन है, परंपरा है। इसके अलावा हम लास्ट पॉइंट के रूप में अब चर्चा कर रहे हैं, अंतिम पॉइंट है हमारा, और इस अभिसमयों के मैटर को हम क्लोज कर रहे हैं आज, जिससे एक पिछली क्लासों में मिला के कुल आपकी 3-4 क्लासें हो गई इसको लेकर के। तो देखिए राष्ट्रमंडल और जन संप्रभुता को सफल बनाना अंतिम पॉइंट है, 9 नंबर का पॉइंट है। राष्ट्रमंडल एवं जन संप्रभुता को सफल बनाना। देखिए राष्ट्रमंडल और जन संप्रभुता को सफल बनाना, तो राष्ट्रमंडलों की श्रद्धा भावना किसके प्रति होती है, जितने भी ये राष्ट्रमंडल है इनकी जो श्रद्धा भावना है, अगर हम बात करते हैं इनकी श्रद्धा भावना किससे जुड़ी होती है, सम्राट से जुड़ी होती है कि नहीं होती है। तो ये राष्ट्रमंडल की श्रद्धा भावना सम्राट से जुड़ी होती है, और सम्राट ने किसको संप्रभु बना दिया, सम्राट ने जनता को संप्रभु बना दिया। जनता को क्या बना दिया, संप्रभु बनाया कि नहीं बनाया। ये परंपराओं के आधार पर ही तो है। परंपराएं राष्ट्रमंडलों की सम्राट के प्रति सम्मान की बात करती है, और सम्राट ने जनता को सर्वोपरि रखते हुए प्रधानमंत्री और लोक सदन को शक्तियां प्रदान कर दी। तो ये परंपरा ही है कि राष्ट्रमंडल और जन संप्रभुता को सफल बनाया गया है। तो आज हमने अंग्रेजी संविधान में अभिसमयों को लेकर के चर्चा की, जिसमें हमने बहुत सारी बातों को देखा। हमने संविधान की विभिन्न विशेषताओं के आधार बताया। अभिसमयों को हमने कहा कि संविधान की जितनी विशेषताएं, चाहे वो संसद की सर्वोच्चता हो, चाहे सुपरिवर्तनशील विधेयक की बात हो, चाहे संसदात्मक कार्यपालिका की हो, चाहे मिश्रित शासन की बात हो, अभिसमयों पर आधारित विशेषताएं रही हैं। इसके अलावा अभिसमय संविधान के विकास में लगातार सहायक बने हुए हैं, क्योंकि जो अंग्रेजी शासन है वो धीरे धीरे विकसित हुआ है, राजतंत्र से जनतंत्र की ओर ले आया है।
वहां पर रक्तपात के द्वारा अमेरिका और फ्रांस की तरह रक्तपात नहीं हुआ है। सम्राट ने लोक सदन को में के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकृति देकर परंपराओं के आधार पर संविधान के विकास में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसके अलावा अंग्रेजी संविधान के जो क्रियान्वयन है, अगर हम बात करें कि राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को मानता है, संसद द्वारा पारित कानूनों को स्वीकृति देता है, कानूनी और राजनीतिक संप्रभु के बीच में समन्वय होता है इन चीजों से, और वो समन्वय का जो आधार है वो अभिसमय है। इसके अलावा संसदीय शासन का सुचारू अगर संचालन हो रहा है, हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल और लोक सदन के बीच का जो सामंजस्य है, संसदात्मक शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां पर विधानसभा और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है। तो वो सामंजस्य हमको इन परंपराओं के आधार पर दिखाई देता है इंग्लैंड के संविधान में। इसके अलावा लचीलापन की परंपराओं को थोड़ा सा ढीला किया जा सकता है, वहां पर थोड़ा सा चेंज करके हम कानूनी संकट से बच सकते हैं, प्रशासनिक संकट से बच सकते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल है अभिसमयों का। तो और विदेशी जो विरोधी दल हैं वो भी इसको मान्यता प्रदान करते हैं। शासन कार्य को उन्नत बनाया जाता है। विधेयक पर 3 वाचन होते हैं। लोकसभा वो लाड सभा है, वो न्यायिक कार्यों में केवल उन्हीं लोगों को भेजती है जो कानूनी लाड हो। तो इस तरह हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि अंग्रेजी संविधान में अभिसमयों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।